अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। आज हम बड़े अहम मामले पे बात करेंगे। विफाकी वुज़रा के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने वाले सीसीपीओ लाहौर को हटाने के मामले पर विफाक और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ गए हैं। विफाकी हुकूमत ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर से इख्तियारात लेकर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है, मगर अब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इस फैसले पर अपना एहतजाज करते हुए सीसीपीओ लाहौर को चार्ज छोड़ने से रोक दिया है। उनका ये कहना है कि सीसीपीओ लाहौर को हटाने या लगाने का इख्तियार उनका है, यानी परवेज़ इलाही का है। विफाकी हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी है। सीसीपीओ को विफाकी हुकूमत न हटा सकती है, न तबादले की मजाज है। अब दूसरी जानिब मौक़िफ़ यह है कि नोटिफिकेशन के बावजूद सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर ने ओहदे का चार्ज छोड़ने से इनकार कर दिया है। उनका यह कहना है कि जब तक पंजाब हुकूमत नहीं कहेगी उन्हें, वो चार्ज नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सीसीपीओ लाहौर से मुलाकात भी की, गुलाम महमूद डोगर को गले लगकर शाबाश दी। वीडियो सामने आई है, मोनिस इलाही साहब ने पोस्ट की है ये। उन्होंने कहा कि आपको जाने नहीं देंगे। परवेज़ इलाही ने सीसीपीओ लाहौर को यह कहा, इधर ही काम करें, हुकूमत आपको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। अब ज़राए के मुताबिक विफाकी हुकूमत की जानिब से सीसीपीओ लाहौर को मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ पर मुकदमा दर्ज करने पर हटाया गया था। इससे कबल आईजी पंजाब फैसल शाहकार हैं, उन्होंने नून लीगी रहनुमाओं पर यह मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि इस पर लीगल राय ले ली जाए। अब ज़राए कहते हैं कि सीसीपीओ ने 7 रोज में चार्ज ना छोड़ा तो विफाक उन्हें मुअत्तल कर सकता है। पहला सवाल हम इस तरह से रखेंगे कि सीसीपीओ को विफाकी हुकूमत ना हटा सकती है, इनकी मजाज है, ये परवेज़ इलाही कह रहे हैं। तो पंजाब हुकूमत और विफाक में जो डेडलॉक पैदा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है, विफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत? पैनल पे हमें आज ज्वाइन करेंगे मज़हर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब, सुहेल वड़ाइच साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब। मज़हर अब्बास साहब, अवामी मसाइल की भरमार है जो हल होना चाहिए तरजीही बुनियादों पर, लेकिन यहाँ पर इख्तियारात की जंग शुरू हो चुकी है। आप किसे जिम्मेदार समझते हैं इस पर? देखिए, दोनों जिम्मेदार हैं और ये क्लासिकल एग्जाम्पल है और ये कोई पहली एग्जाम्पल नहीं है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पुलिस की। ये विफाकी हुकूमत, अगर एक पुलिस ऑफिसर ने एक केस रजिस्टर किया है तो उसका एक लीगल प्रोसेस होता है ना, उसके तहत आप उसको गलत साबित करते हैं। इंटरनल एक इंक्वायरी होती है और सिंध में हमने देखा है, सिंध में क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं। आईजीज, कई आईजीज इसका शिकार हुए। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक पूरा पुलिस ऑर्डर, पूरा एक जजमेंट मौजूद है जिसके तहत आईजी के इख्तियारात के हवाले से बहुत वाज़ेह उसके अंदर हिदायत मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल इसी तरह अब आप देखें ये तस्वीर, इस तस्वीर को, ये वीडियो जो है जिसमें वज़ीर आला उनको गले लगा रही है, ये तस्वीर क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? यानी अब वो पुलिस ऑफिसर वो बिल्कुल ताबे होंगे वज़ीर आला के और मोनिस इलाही साहब के अहकामात के। तो वो अपनी जो ड्यूटी है वो क्या, ये इसकी वीडियो की ज़रूरत क्या थी, इस मुलाकात की ज़रूरत क्या थी अगर आपने एक फैसला कर ही लिया था? और इसमें आईजी किधर थे? जो आईजी पंजाब है वो किधर हैं? आईजी पंजाब को क्या बाईपास किया सीसीपीओ ने? तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो इस पूरे मुल्क में स्ट्रीट क्राइम्स की भरमार है, ये क्या वजह है? इसलिए कि ये पुलिस अफसरान, वज़राए आला, वज़ीर आज़म इनकी दावतों में शरीक होते हैं, चाहे वो आईजी हों, डीआईजीज हों, जो कि रूल्स के तहत नहीं होना चाहिए। जिस तरह जजेस नहीं होते, जिस तरह एडिटर्स नहीं हुआ करते थे एक ज़माने में, उसी तरीके से, ताकि वो इंडिपेंडेंट जो रहे वो कायम रहे। अब ये मुझे बताएं, ये डोगर साहब कभी भी, क्या ये नून लीग के गुड बुक में रहेंगे कभी भी? कल नून लीग की हुकूमत आएगी, इनको फारिग कर दिया जाएगा, फिर पीटीआई की हुकूमत आएगी, पीएमएल की हुकूमत। ये हमारे यहाँ रवैया हो गया है और इससे पुलिस तबाह हुई है। इन्हीं रवैयों से पुलिस तबाह हुई है, इन्हीं फैसलों से पुलिस तबाह हुई है। अब अगर उसने एक केस रजिस्टर कर लिया था, जो कि हो सकता है गलत हो, तो उसकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो होनी चाहिए ना। पंजाब के वज़ीर आला इसमें कहाँ पड़ गए बीच में? ये तो आईजी का लेवल का वो है कि आईजी इस पे किस तरह फाइट आउट करते हैं, किस पे पोजीशन लेते हैं। इसी तरह विफाक का ये नहीं बनता था कि विफाक उनसे इस तरीके से एक्सप्लेनेशन, अगर केस ही रजिस्टर हुआ है तो मेरा ख्याल है ये क्लासिकल एग्जाम्पल है और कोई पहली एग्जाम्पल नहीं है। ये बारहा हमने देखा है पंजाब में, जिस तरह हमने देखा है कि एक ज़माने में नून लीग और पीएमएल और पीपल्स पार्टी में यही होता था कि आईजी को ट्रांसफ़र किया जाता था, फिर वो इनकार कर देते थे पंजाब। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अहम जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, जिस तरह के जराइम हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, उनमें जब हम देखते हैं कि पुलिस इतनी सियासत ज़दा होती है तो जाहिर है उसका विक्टिम जो है वो लोग बनते हैं अल्टीमेटली।
तो मज़हर साहब, हम तो बहुत बात करते हैं कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए पुलिस को, लेकिन अब जो ये वीडियो सामने आई है इससे आपने भी सवाल उठाया है कि क्या मैसेज आता है। तो क्या ऐसे ये मैसेज आता है कि शायद परवेज़ इलाही साहब इनसिक्योर हैं क्योंकि पंजाब हुकूमत की तब्दीली की भी बात हो रही है, या वो अपनी पावर दिखा रहे हैं कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैं फैसले कर सकता हूँ? नहीं, ये रवैये है ना। देखिए, आप जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट थी, कितने उस्मान बुज़दार साहब की वजारत आला में कोई 5 आईजीज और 6 चीफ सेक्रेटरीज तब्दील हुए। जो नासिर दुर्रानी, जिनकी इमरान खान साहब हमेशा सब मिसालें देते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में 2013 से 2018 तक उन्होंने क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी, जब वो पंजाब में लाए गए तो वो चंद महीनों में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, क्योंकि यही लोग जो थे, इन्होंने कहा कि जी आप नासिर दुर्रानी साहब ने जब रिफॉर्म्स पंजाब में करनी शुरू की तो उन्होंने कहा जी ये तो नहीं चल पाएंगे इधर, क्योंकि उनको एज ए एडवाइज़र लाया गया था कि पंजाब में रिफॉर्म्स करें, पुलिस रिफॉर्म्स करें। क्या वजह है कि इमरान खान साहब के 3.5 साल में पुलिस रिफॉर्म नहीं हुई? यही वजूहत हैं। और क्या वजह है कि पंजाब में हमेशा ये मशहूर है कि शरीफों और उनके होता है, और यही चीज़ हमने सिंध में देखी है। तो ओवरऑल अगर हम इसका जायज़ा लें तो यही चीज़ें नुकसान पहुँचा रही हैं, और इसी वजह से लोगों को रिलीफ नहीं मिलता, लोगों को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि पुलिस ज़्यादा वफादार होती है वज़ीरों की और हुकूमतों की, बजाय इसके कि वो अपने डिपार्टमेंट और अपने प्रोफेशनलिज्म पे तवज्जो दें। वो कहते हैं कि अगर मुझसे कोई जुर्म हो गया, मैं जाके फलां वजीर से कहूँगा, मेरा वो जो बच जाऊँगा मैं, और यही तरीक़ाकार है, और इससे पुलिस तबाह हो गई है आपकी। बिल्कुल। शहजाद, आप क्या समझते हैं कि फिर हम यही समझे कि पुलिस रिफॉर्म्स एक ख्वाब ही रह गया है? पुलिस की जिम्मेदारी क्या है, पुलिस कर क्या रही है, पुलिस को इस्तेमाल किन मकासद के लिए किया जा रहा है? तो फिर हम रिफॉर्म्स की जो बात करते हैं या अवामी मसाइल की एक भरमार है, जैसे स्ट्रीट क्राइम्स की बात की है मज़हर अब्बास साहब ने, वो तो फिर एक ख्वाब ही रह जाए कि वो हल होंगे सही तरीके से? जी बहुत शुक्रिया सारा। पुलिस रिफॉर्म्स यकीनन बहुत दूर की बात है। मेरे ख्याल से जो बाकी पार्टीज हैं उन्होंने तो उम्मीद छोड़ ही दी है, जिस तरह मामला चल रहे हैं वो चल रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी बात की थी कि हम जब आएंगे तो पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे, और ये जो भी मिसाल दी है नासिर दुरानी साहब की, वो पुलिस रिफॉर्म कमेटी के उनको सरबराह बनाया था ताकि वो पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आएँ। लेकिन जब तबादला हुआ आईजी का पहले, तो उसके बाद दुरानी साहब ने एहतजाजन अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया। ना इमरान खान ने उनको रोकने की कोशिश की, ना मामलात को सुलझाने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल से पुलिस रिफॉर्म्स तो बहुत दूर की बात है। अब तो सिर्फ हमने ये देखना है कि पुलिस को मजीद कितना पॉलिटिसाइज करना है, क्योंकि ये जो बात करें मज़हर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्लासिक केस है और दोनों तरफ से जो है सियासत ही खेली जा रही है। अब ये बात तो दुरुस्त है कि जो CCPO है वो फेडरल सर्विस एम्प्लॉई है, तो जब भी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन उनको रिकॉल करना चाहे उनके पास ये इख्तियार मौजूद है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर वो 7 दिन के अंदर जवाब नहीं देते या अमल नहीं करते इस फैसले पे, तो फिर उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी होगी। लेकिन क्या बैठे बिठाए या मुअत्तल किया जाएगा, ये शो कॉज सर्व किया जाएगा? जी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप फेडरल सर्विस एम्प्लॉई हैं और आप किसी बड़े ओहदे पे किसी सूबे में तैनात हैं, तो क्या बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी वजह के, सिर्फ सियासी बुनियादों पर आप ये फैसला कर सकते हैं जिसमें आप प्रोविंशियल हुकूमत को ऑन बोर्ड भी ना लें, उनसे ना आप मुशावरत करें और आप फौरन एक हुक्म जारी कर दें कि ये शख्स जो है ये रिपोर्ट करेगा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को विदाउट एनी रीजन? ये नहीं हो सकता। कानूनी तौर पे शायद ऑन पेपर आप ये कर सकते हो, लेकिन कोई जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। विदाउट रीजनिंग आप ये कैसे कर सकते हैं? और आपने दुरुस्त कहा, बात यही है, एक तो जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब और PTV में जो दूसरे एम्प्लॉइज के खिलाफ एक दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज किया गया, और जावेद लतीफ साहब ने, हम सब ने इस बात पे एंडोर्स किया था, उन्होंने बड़ी खतरनाक किस्म की बातें की थी। एक अकलियत जो इस मुल्क में निशाना बनती रही है दहशतगर्दी का, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में अगर कोई बात कर रहा है उसको आप ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा कोई जुर्म किया था इमरान खान ने। इस तरीके से पेश करना बहुत सारी जानों को खतरे में डाल सकता है। तो खैर वो एक अलग मामला है कि इस पर हम बहस में नहीं जा रहे कि दहशतगर्दी का पर्चा या इंसाइटिंग ऑफ वायलेंस और या नफरत अंगेजी फैलाने के ऊपर ये पर्चा दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि आप सिर्फ अपने वजीर के खिलाफ पर्चा होने पे ये इकदाम उठा रहे हैं। इससे पहले भी कुछ और इश्यूज थे CCPO के हवाले से, इन्हीं CCPO के हवाले से, क्योंकि जो लॉन्ग मार्च था 25 मई का, उसमें उस वक्त जो पुलिस थी वो पंजाब, वो उस वक्त नून लीग के अंडर थी। उन्होंने जो PTI के वर्कर्स के घरों पे जाके गए, वहाँ पे उनकी खवातीन को हरासा किया, तो उसमें जो SHOs और DSPs मुलविस थे उनको भी इन्हीं CCPO ने, मेरे ख्याल से गालिबन 24 SHOs थे जिनको हटाया था, जिनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी वहाँ पे जारी है। तो ये भी नून लीग को एक एतराज था उनके ऊपर कि अब वो SHOs को तबादला कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं।
उन इकदाम के हवाले से जो कि नून लीग की गवर्नमेंट ने उनको दिए थे। तो ये 2-3 प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि इनको एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करना है। लेकिन मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं, जो तस्वीर मोनी सलाई साहब ने खुद ट्वीट की है कि CPO साहब आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, वहां पे सलूट भी कर रहे हैं। देखें, ये पुलिस रियासत की है, ये किसी हुकूमत के ताबे नहीं होती कि एक पार्टी आएगी तो वो उसको अपने तरीके से चलाएगी, दूसरी पार्टी उसको अपने तरीके से चलाएगी, जो कि हो रहा है। हाँ, हर सूबे में यही हो रहा होता है। इसमें कोई पार्टी ये नहीं क्लेम कर सकती, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, कि हमने तो पुलिस को बड़ा आजाद छोड़ा था। वहां पे भी उसी तरीके से काम हो रहा है जैसे कि दूसरे सूबों में हो रहा होता है और माजी में दूसरी पार्टीज करती रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं पुलिस को। अब एक तरफ इनकी नौकरी है जो कि वफाक से जुड़ी हुई है, एक तरफ इनका CCPO का ओहदा है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनको दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से बेचारे जो महमूद साहब हैं, क्या नाम है इनका, गुलाम महमूद साहब जी, वो मुश्किल में होंगे गुलाम महमूद जी। तो आप समझते हैं, आप भी दोनों को ही जिम्मेदार समझते हैं इक्वली, विफाक भी और पंजाब भी? इस केस में अच्छा सारा टू बी स्पेसिफिक, इस केस में मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत जो है उसको ब्लेम जाएगा, क्योंकि उन्होंने बगैर किसी रीजन के उनको रिकॉल करने का कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन आ जाए। तो ये इनिशिएट वहां से हुआ है। अगर आपने अगर आपने कोई रीजन उनको नहीं दिया हुआ, या ये रीजन है कि जावेद लतीफ के खिलाफ आपने, मरीम औरंगजेब के खिलाफ आपने गलत पर्चा काट दिया, तो ये रीजन बताए ना। रीजन बताए बगैर आप कह रहे हैं कि एक CCPO है, उसको आप ओवरनाइट तबादला कर देंगे, उसको वापस बुला लेंगे, मेरे ख्याल से ये विदाउट रीजन तो आप नहीं कर सकते। इनिशिएट ये विफाकी हुकूमत ने किया। न्याजी साहब, आप क्या समझते हैं? शहजाद का तो ये कहना है कि ये इनिशिएट विफाकी हुकूमत ने किया है। अब ये सारे तनाज़े की अगर हम वजह सामने रखें तो वो यही है कि विफाकी वज़रा की जानिब से मिसलीड किया गया आवाम को एक मजहबी मामले पर। आप क्या समझते हैं कि अपनी सियासत के अंदर पुलिस अफसरान को इस्तेमाल करना कितना नुकसानदेह? देखें जी, जो कुछ पिछले चंद सालों से हम जिस चीज़ की आप जारी करते रहे हैं, तो वो फसलें पक के तैयार हैं। अब इसमें से असल ढूंढना कि ये असल ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि इतनी पोलराइजेशन और इतनी एक ट्रस्ट डेफिसिट है, बाहमी एतमाद का फुकदान है। पहले तो जैसे मदर साहब ने फरमाया है और शहजाद साहब ने भी कि ये कोई नया नहीं है। 1988 में और 90 के दरमियान में जो ऊपर बेनज़ीर साहब थी और नीचे नवाज शरीफ साहब थे, तो इससे टग ऑफ वार रही है, लेकिन वो बड़ी फ़र्क थी। उसके अंदर उन्होंने फिर ये भी किया था कि कुछ प्रोविंशियल सर्विसेज के लोग जैसे वो प्रमोट कर दिए थे। 4 पोस्टों पे झगड़ा था, एक जो IG पे और चीफ सेक्रेटरी पे और इस तरह इंफॉर्मेशन पे, इस तरह की थी। बहरहाल ये एक जहन में रखें कि पुलिस अफसर जो है ना वो वफाक का मुलाजिम है। वफाक के पास ये ऑप्शन होती है कि उस सूबों के हवाले कर दे, ये तो उनके डिसिप्लिन में आता है। सूबे जो है उसकी तैनाती अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। अब चूँकि वफाकी हुकूमत ने अगर उनको वापस बुला लेती तो वो एक जो था फिर भी कोई उसके असेसमेंट दी थी, लेकिन उनको हटा देना ओहदे से, मेरा ख्याल है कि ख्याल में वो वजह काफ़ी है, वो वजह काफ़ी है जिस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत ने वापस बुलाने का इख्तियारात वापस लेने का कहा। मैं भी बात कर रहा हूँ, सारा भी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो उन्होंने जब उनको वापस बुलाया, जो वफाकी हुकूमत ने जब उनको वापस बुलाने का कह सकते थे, वो तो मैं बाद में, तो वो एक लेजिटिमेट रीज़न थी, लेकिन उनको वहाँ से तबादला कर देना। लेकिन ये बात एक जहन में रखें कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो है एक वायलेशन हुई है कि IG जो हैं जो उनके, और ये पुलिस सर्विस है, ये आम मैनेजमेंट की सर्विस नहीं है कि जिसमें आप डिसोबे करके यू कुड गेट अवे विद दैट। ये पुलिस सर्विस है और पुलिस सर्विस के अंदर जो कमांड है और सीनियर का जो हुक्म है वो अजीबोगरीब है। जो IG कह रहे हैं कि मुकदमा नहीं करना, CCPO ने उसको वायलेट किया है, उसकी तो मेरा ख्याल इंक्वायरी भी होगी और उसके बाद वफाकी हुकूमत जो है, चूँकि वैसे उन्होंने एक ग्रज है उनका, तो उसको जरूर से जो है किसी सतह पर पहुँचाएंगे। अच्छा, यही अभी इमरान खान से हुकूमत के 2020 में नवाज शरीफ साहब ने कोई तकरीर की थी। उस तकरीर के अंदर वहाँ पे आज़ाद कश्मीर साहब वज़ीर आज़म भी बैठे थे और बहुत सारे लोग थे जो सुनने वाले थे। 15-20-25 थे। शाहदरा थाने में उनके सबके खिलाफ गद्दारी के मुकदमा दर्ज हो गए थे और फिर बड़ी हुआकार हुई थी। को अक्सर ने जमानत कराई, लेकिन मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर का जो है ना, इतनी प्रोटेस्ट हुई कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म का जो के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया गया, क्योंकि उसे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई।
तो ये मेरा उसका रिपीट ही है। वो वफाकी हुकूमत अपने वहाँ पे मुकदमात कर रही है, सूबाई हुकूमत अपने मुकदमात कर रही है। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही नागुफ्ता सूरत हाल है और दोनों तरफ से ज्यादती हो रही है। में आप जिम्मेदार किसे समझते हैं? मैं कहता हूँ कि दोनों जो है ना तजावुज कर रहे हैं। कुछ डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी। पहली तो बात है कि मुझसे मुन्ने सराई साहब का रोल मुझे समझ नहीं आता क्या है। वो क्राउन प्रिंस हैं, वो मोहम्मद बिन सुलेमान हैं पंजाब के, कि किस हैसियत में उनको पोजीशन दी हुई है और वो इस तरीके से उन्होंने की है। मेरा तो ख्याल था कि अगर होते भी तो अपने आप को छुपा के रखते, क्योंकि और ज्यादा कई चीजें जो है वो अंडरमाइन हुई हैं। तो मुन्ने सलाई साहब का होना वीडियो में पर बड़े लोग सवाल उठा रहे हैं और खास तौर पर जो वीडियो पोस्ट की है उसके बाद तो काफी लोग सवाल उठा रहे हैं। अच्छा सुहेल बड़ाइच साहब, आप क्या समझते हैं कि जो विफाक और पंजाब में अब एक नया तनाज़ा सामने आया है, ये कितना परेशान कुन है? मुल्की मामलात को आगे बढ़ाने के लिए तो एक वर्किंग रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। आपके ख्याल में इसका जिम्मेदार कौन है, विफाक या पंजाब? मेरा ख्याल है दोनों जिम्मेदार हैं और ये 90 की हमें याद दिलाती है जब ब्यूरोक्रेसी के मामले पे इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान जब वफाक और सूबाई हुकूमतें थी, इसी तरह अफसरों को के तबादलों के ऊपर और उनकी पोस्टिंग के ऊपर इसी तरह झगड़े होते थे। ये नहीं होने चाहिए। वफाक के जो अफसर हैं उनके लिए बड़ी परेशानी है। अगर वफाक को वो डिफाई करते हैं तो उनकी नौकरी का मसला है, पंजाब को डिफाई करते हैं तो उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी। मेरा ख्याल है कि दोनों की तरफ से ज्यादती हो रही है और इसमें किसी को पढ़ना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को पढ़ना चाहिए या किसी को पढ़ के ये तरीका रोकना चाहिए। जो राणा साहब ने मुकदमे बनाए पंजाब के लोगों के खिलाफ और जो पंजाब वाले वफाक के खिलाफ बना रहे हैं, ये टोटली गलत रवायत है और इसको रोकना चाहिए। तो आपके ख्याल में अब आगे बढ़ने के लिए दोनों को लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं? जी, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मुखालिफ हुकूमतें होती हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि भाई आप एक दूसरे के खिलाफ केस बनाने शुरू कर दें। सवाल पर, इस मामले पर हमारे तज्जियाकारों की राय आपके सामने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विफाक और पंजाब हुकूमत में एक तनाज़ा खड़ा हो गया है और मामला ये है कि CCPO लाहौर के इख्तियारात वापस लेने का कहा है। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करने का कहा गया है CCPO लाहौर को, लेकिन वो ऐसा करने से इनकारी हैं और उनको आशीर्वाद है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की। और कहा जा रहा है कि इस मामले में IG पंजाब के इख्तियारात को उन्हें बाईपास किया जा रहा है। मज़हर अब्बास साहब, अलमिया हमारा ये है कि हमें उसूल पसंदी और सारी चीज़ें तभी याद आती हैं जब हम खुद मुश्किल में होते हैं। तो अब इस मामले से आगे कैसे बढ़ा जाए? बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, आप PTI को ले लें, आप नून लीग को ले लें, आप दूसरी जमातों को ले लें, उन्हें तमाम उसूल उस वक्त याद आते हैं जब वो खुद मुश्किल में हो। तो अब इस डेडलॉक से आगे बढ़ने का तरीका क्या है जो विफाक और पंजाब में अभी पैदा हो गया है, और यह आपको लगता है तनाज़ा बढ़ेगा भी आगे मजीद? बढ़ेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिंध की मिसाल दी तो कि सिंध में फिर अदालत के लेवल पर इस चीज़ को बाकायदा उसमें उन्होंने डिसाइड कर दिया कि क्या होना है। अब जो IG की मर्जी के बगैर कोई भी CCPO या DIG या इस लेवल का ट्रांसफर नहीं, पुलिस जो है वो हुकूमत के ताबे नहीं होती। पुलिस वफादार होती है रियासत रियासत को, उनके जो अपने रूल्स हैं। अब अगर IG ने इनकार कर दिया तो उसके सबऑर्डिनेट वो उसको वॉयलेट कैसे कर सकते हैं? हो सकता है कि IG का फैसला गलत हो, लेकिन उसका तरीका एक प्रॉपर इंक्वायरी होती है, उसके बाद एक डिपार्टमेंटल चीज होती है। मेरे ख्याल में इस चीज को देखना पड़ेगा कि जो इंक्वायरी हुई IG के वो क्या था, IG ने क्यों इनकार किया था, फिर CCPO ने। लेकिन जब वजीर आजम, वजीर इत्तला, जो विफाकी वज़रा या सूबाई अपना परवेज इलाही साहब या मुनीस इलाही, तो एक PTI और PMLN आमने सामने आ जाएगी या PMLQ और वफाकी और पंजाब हुकूमत आमने सामने आ जाएगी, तो पुलिस जो है फिर वो विक्टिम्स होती हैं, विक्टिम बनती हैं। अब अगर डोगर साहब जो है ये नहीं करते, डोगर साहब पंजाब के वो नहीं मानते, तो कल उनके खिलाफ कार्रवाई होती। यही चीज रिफ्लेक्ट करती है। जब इमरान खान साहब ने IG को बड़े जलसे में वार्न किया था तो उसका मतलब ये नहीं होगा उनका, लेकिन आप रिफ्लेक्ट क्या कर रहे हैं कि आप अगर ताकतवर हैं, आप पावर हैं, तो आपको देख लिया जाएगा। आप जाहिर है IG उनको जवाब तो नहीं दे सकता था, या इसी तरह आप दूसरे को देख ले। अब एक केस रजिस्टर हुआ है ना, गलत केस रजिस्टर हुआ है, तो उसका तरीका एक लीगल है ना, बजाय इसके कि आप उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करें। चाहिए ये था कि वफाकी हुकूमत को वो IG को लिखती,
आईजी इंक्वायरी इनिशिएट करते, उसके बाद एक प्रॉपर डिपार्टमेंटल तरीके से उनको ट्रांसफर करते या जो भी एक्शन लेना था। दूसरी तरफ अगर पंजाब ने कोई पोजीशन लेनी थी, उसका भी तरीकाकार वही मौजूद था। परवेज इलाही एक्सपीरियंस वो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मादी में भी रहे, वजीर आज़म, तो उनको ये देखना चाहिए कि इससे उनको परवेज इलाही साहब को कुछ नहीं होगा, वो कल हैं फिर आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे। डोगर साहब की जो उस पे है वो क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब डोगर साहब ब्रैकेट होंगे अपनी कॉम्पिटेंस की वजह से नहीं, अपनी वफादारी की वजह से कि उन्होंने वफादारी शो की, डिपार्टमेंट से नहीं वफादारी शो की, उन्होंने वफादारी शो की एक हुकूमत के साथ। यही सूरत हाल मेरा ख्याल है अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को और सूबाई हुकूमतों में हमने हर जगह देखा है, हर शहर में, हर सूबे में ये इशू है, और इसी वजह से पुलिस की परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। पुलिस जो है, जो भी पुलिस ऑफिसर होता है, वो उस वक्त की हुकूमत का वफादार हो जाता है, रियासत के वफादार नहीं रहते। जब तक पुलिस डिपार्टमेंट रियासत की वफादारी नहीं शो करेंगे पुलिस वाले, उस वक्त तक आप कभी भी जो है सही मानों में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल है हम बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो सबसे ज़्यादा आवाम से करीब तर होता है। सबसे ज़्यादा आप जाहिर है पुलिस, आर्मी या रेंजर्स या ये लोग जो हैं, ये तो रोज़मर्रा के मामलात नहीं देखते, लेकिन जब थाने पॉलिटिसाइज होंगे, थाने में एसएचओज जो है वो बिल्कुल, और फिर अवामी परसेप्शन भी डैमेज होता है उनका। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शहजाद। अब इस सारे मामले में आप सीसीपीओ लाहौर के किरदार को कैसे देखते हैं? अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को माइंड में रखते हुए वो ये कहते हैं कि जब तक मुझे वज़ीर आला पंजाब नहीं कहेंगे मैं अपना चार्ज नहीं छोड़ूंगा। आप उनके किरदार को कैसे देखते हैं? क्या उनकी इतनी हेल्पलेसनेस है या कुछ और है? वैसे तो मैंने पहले कहा फेडरल सर्विस एम्प्लॉई है तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। अगर एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन जो है उनको कॉल करता है तो जाहिर सी बात है हुक्म तो उन्होंने मानना है। परवेज इलाही साहब ने उनको रोक लिया है। कानूनी एक नुक्ता लगता है कि अब ये जंग चलेगी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बगैर उनसे कंसल्टेशन किए बगैर क्या ये फैसला कर सकती है वफाकी हुकूमत। वैसे एज एन एम्प्लॉई ऑब्वियसली उनको तो सरेंडर अपनी सर्विसेज को करना पड़ेगा। ये हम बैठ के बिल्कुल यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ये अमल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कोई रीजनिंग नहीं दी, कोई बाकायदा कोई ऐसा हो नहीं सकता ना। इस तरह तो आप कि कल को किसी और की फेडरल गवर्नमेंट में हुकूमत होगी, वो फिर ओवरनाइट ऑर्डर कर देगा कि सीसीपीओ फला सूबे का जो है वो आके रिपोर्ट करे सियासी इख्तलाफात की बुनियाद पर। तो इसलिए मेरे ख्याल से वजूहात बताना, रीजन देना जरूरी है, वरना किसी को अपने ओहदे से इस तरीके से ओवरनाइट हटाना ये दुरुस्त बात नहीं है। लेकिन क्योंकि सीसीपीओ ऑब्वियसली मातहत हैं तो उनके पास तो मेरे ख्याल से ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर सूबाई हुकूमत उनको रोक रही है, ये कानूनी नुक्ता होगा और मेरे ख्याल से इसका फैसला फिर आई डोंट नो कि अदालत की तरफ जाएगा या क्या होगा ये मामला। न्याजी साहब, आप भी अल्टीमेटली कोर्ट में जाते हुए देख रहे हैं मामला? देखिए खैर कोई पता नहीं उसका क्या हासिल असूल होता है, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है यहाँ पे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में है। उनका एम्प्लॉई है, वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इनको पोस्ट किया होगा, वो उनको वापस बुला सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल उनके पास कोई मैं सर्विसेज रूल जानता नहीं हूँ, लेकिन बात जो स्टेट जो सामने नज़र आती है और सिंपल है वो ये है कि वफाकी हुकूमत अक्सर अपने ऑफिसर्स को बुलाती रहती है और एक रूटीन के अंदर उनके तबादले भी होते रहते हैं, दूसरे सूबों में भेजते रहते हैं। यहाँ पे देखें, पहले तो बात है कि नासिर दुरानी साहब का जो है वो एक बड़े अहम है, जो मेरे कुलीग्स ने यहाँ पे जिक्र किया है। नासिर दुरानी साहब ने फिर इमरान खान साहब को ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने ये जैसे उनके तौहीन-आमेज़ सलूक हुआ है उन्होंने बताया, और किस तरीके से उनको एक शेल्फ कर दिया गया है। और कई लोग ये कहते हैं कि जैसे इमरान खान साहब अक्सर यूज़ करते हैं, फलाना बंदा प्रेशर में, स्ट्रेस में वो जो है अल्लाह मियां को प्यारा हो गया। तो नासिर दुरानी साहब के बारे में यही कहा जाता है कि उनके भी अंदर वो स्ट्रेस वो नहीं ले सके थे, और जैसे ही गए चंद माह बाद वो अल्लाह मियां को प्यारे हो गए, उनको हार्ट अटैक हुआ। दूसरी बात यह है कि आप जब ये शुरू में इक़्तिदार नया आया था तो आपने देखा था कि कितनी छोटी चीज़ों पे तबादले हुए कि एक पाकपतन में एक कोई चेक कर लिया एसपी ने, उसके लिए पूरा पंजाब का पुलिस निज़ाम जो है तहस नहस कर दिया गया। अभी इमरान खान साहब को आए हुए और बुजदार साहब को चीफ मिनिस्टर बने हुए शायद हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुए थे। तो इस तरह के जो विम्जिकल डिसीजन हैं, या इसको हर छोटी सी चीज़ के ऊपर उसको नोटिस लेना और फिर आप तबलीग कर रहे हो या भाषण दे रहे हो और आप कह रहे हो कि जी मैं तो एक
इदारों को प्रमोट करने के लिए आया हूँ, इदारे बनाने के लिए आया हूँ। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब की हुकूमत में पंजाब में भी और केपी में भी और मरकज़ में भी इदारे सारे के सारे बहुत कंप्रोमाइज भी हुए हैं, अंडरमाइन भी हुए हैं। और इसमें मुझे इससे लगता ही है कि हुकूमत में कॉम्प्रोमाइज हुए इदारे, और अगर आप सियासी मामलात में अफसरान को इस्तेमाल करेंगे तो इदारे को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, हमारे तज्जियाकारों की राय आपने सामने। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक बड़े दिलचस्प इशू पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असेंबली में बैठने पर अज़मत नहीं है, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का कोई भी एक रुकन इस्तीफा देने के 5 माह बाद भी सरकारी रिहाइश का पार्लियामेंट लॉजेस छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आलमी मीडिया पर हालिया सैलाब के लिए दी जाने वाली इमदाद पर बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम लगाने वाली हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलजार साहिबा। उन्होंने भी सरकारी रिहाइशगाह के फैमिली स्वीट को नहीं छोड़ा, और साथ ही साथ इजाफी तौर पर उनको दिया गया था 2.5 मरले का एक कमरा, उसके लिए वो अदालत चली गई। शानदाना गुलजार का 2.5 माह कबल इस्तीफा मंजूर हो चुका है। अब हमारा सवाल आपके सामने ये है कि इस्तीफे पर इसरार करने के बावजूद तहरीक इंसाफ अरकान के पार्लियामेंट लॉजेस खाली ना करने की वजह क्या? ऑप्शन है आपके पास। मज़हर साहब, ये तो बड़ा कॉल और फेल में तजाद नजर आता है हमें कि एक तरफ आप बचत का सरकारी खजाने पर बोझ ना पड़ने का दर्ज देती है पीटीआई, और दूसरी जानिब ये देखिए, इसका ताल्लुक सियासी अखलाकियात से है, और ये हमने माजी में भी चीज़ें देखी हैं। लेकिन अगेन आप एक मरतबा आपने ये तो नहीं किया था, आपने बॉयकॉट तो नहीं किया था, आपने तो इस्तीफ़ा दे दिया था। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल फर्म तरीके से, और आज तक वो स्टैंड करते हैं कि वो वापस नहीं जाएंगे, और इमरान खान पलट के एक मरतबा भी उसके बाद नहीं गए पार्लियामेंट में। तो उनके जो एमएनएज हैं जिन्होंने उनके इस डायरेक्टिव को फॉलो किया और सब ने इस्तीफ़ा दिया, और अब जाहिर है उन्होंने जाके अपनी तस्दीक या वो तो नहीं करनी थी, उन्होंने दे दिया था। तो फिर फेडरल लॉजेस में मौजूद रहना ये तजाद है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, ये मोरालिटी का क्वेश्चन है कि अगर आपने उस नशिस्त से ही इस्तीफा दे दिया है तो आप फेडरल लॉजेस में कैसे रह सकते हैं, अपने कमरों में कैसे रह सकते हैं, किस उससे रह सकते हैं। चलें, आप होता है बाज़ ज़कात कि आप महीना भर रह लिए, चंद हफ्ते रह लिए, उसके बाद आप निकल गए। बहुत से लोग अब तो बहुत अरसा हो गया ना, दिया चले गए जिस तरह। लेकिन 2014 में भी हमने देखा था कि उन्होंने वो अपनी तनख्वाहें लेते रहे थे इसमें। तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई को देखने की बात है। इमरान खान या उनके इल्म में जब ये बात आई है तो उनको चाहिए कि फौरी तौर पे ये डायरेक्टिव दें सारे अपने एमएनएस को कि वो फौरी तौर पे फेडरल लॉजेस छोड़ दें, क्योंकि जब आप एक तरफ एक इम्पोर्टेड हुकूमत और ये असेंबली, इम्पोर्टेड असेंबली, ये सारी बातें करते हैं, उसके बाद अगर उनके एमएनएस जो है वो उन कमरों में रह रहे हैं, तो फिर ये जो है ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शन है, सियासी तजाद है, और ये सियासी अखलाकियात का इससे ताल्लुक होता है। शहजाद, मुखालिफिन पर तनकीद करने की बात आए तो पीटीआई के लोग जो हैं अपने मुखालिफिन, खासतौर पर खवातीन के बैग्स, जूते, कपड़े, हर चीज़ की कीमत गिनवा रहे होते हैं, और अपना रवैया ये है, आपने इस्तीफा दे दिया है लेकिन आप पार्लियामेंट लॉजेस में अपनी रिहाइश जो है वो खाली करने को तैयार नहीं है। आपको क्या वजह समझ आती है इसकी? सारा कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रहता आपके पास कि आप कौमी असेंबली से इस्तीफा दें और फिर आप तनख्वाहें भी वसूल करें, या इस उम्मीद में हो कि फिलहाल नहीं वसूल कर रहे लेकिन जिस दिन असेंबली में वापस आ जाएंगे यू टर्न लेके तो उस दिन वसूल कर लेंगे, और फिर जो आपकी सरकारी रिहाइशगाह है वो भी आप उस पर काबिज रहें। कोई इसकी इखलाकी गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल से इन लोगों को खुद सोचना चाहिए। इस्तीफा दे दिया अपने कायद के कहने पर, तो अब जो भी पर्क्स या बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं वो फौरी तौर पर वापस करें। तो इखलाकी तौर पर तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, कानूनी तौर पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि इस वक्त क्या मामला है, क्योंकि शानदाना गुलजार साहबा का आपने नाम लिया, ये उन 11 एमएनएज में है जिनके स्पीकर ने एक्सेप्ट किए थे इस्तीफे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको डिनोटिफाई कर दिया था बतौर मेंबर कौमी असेंबली, और फिर उस पर बाई इलेक्शन भी कॉल किए थे, लेकिन फिर बाई इलेक्शन पोस्टपोन हो गए। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने स्पीकर के फैसले को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिनोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया था, और गालिबन उसकी अगली हियरिंग 27 सितंबर को रखी थी। तो अब लीगली टेक्निकली मुझे नहीं पता कि इनके इस्तीफे एक्सेप्ट हुए भी हैं नहीं है, क्या ये अभी भी कौमी असेंबली के मेंबर हैं? जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है वो तो बड़ा क्लियर था कि मुअत्तल कर दिए। ये तो टेक्निकल मामला है, लेकिन अखलाकी तौर पे तो ये दुरुस्त नहीं है आपके ख्याल में, ऐसा ही है शहजाद? जी, इसीलिए सारा मैंने पहले इखलाकी तौर पे कहा कि अगर आपने खुद अपने तौर पे इस्तीफा दे दिया है तो इखलाकी जवाब तो कोई पैदा ही नहीं होता कि आप सरकारी बेनिफिट्स हासिल करें। आपको पहले दिन ही असूली पोजीशन लेके छोड़ देना चाहिए। अब वो गवर्नमेंट की मर्जी, वो स्पीकर की मर्जी, वो आपके इस्तीफे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है।
तो वो तो आपको छोड़ देना चाहिए, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन अब मैं ये जो आप कह रही है कि मजिस्ट्रेट वहां पे गई खाली करवाने के लिए, तो वहां पे मैं कह रहा हूं लीगली कितना स्ट्रॉन्ग केस है शंदाना साहिबा का, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अब सुप्रीम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है अब वो इस मामले को टेकअप करेगी 27 सितंबर को, तो उसके बाद ही मेरे ख्याल से फाइनल तय हुआ कि उनके जो रेजिग्नेशन थे वो एक्सेप्ट हुए हैं, क्या वो बतौर कौमी असेंबली डिनोटिफाई हो चुके हैं या नहीं हुए, और अगर हो चुके होंगे तो इसमें से जो रिजर्व सीट पे नहीं होगा उसकी सीट पे तो फिर बाय इलेक्शन भी होना पड़ेगा आगे जाकर। नियाजी साहब, इस्तीफा देना है, लॉजेस खाली नहीं करने, अपने सपोर्टर्स को आपने अखलाकियात मोरालिटी का दर्स देना है, ये तो अपने सपोर्टर को कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। देखिए सारा, पहली बात तो यह है कि जिनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए, टेक्निकली अगर वो पार्लियामेंट लॉजेस की हद तक उसको खाली नहीं करते तो चलो, आप वैसे तो जो हाई मॉरल ग्राउंड जिसका प्रचार इमरान खान साहब करते हैं उसकी तो कंपैटिबिलिटी ये है कि ये कपड़े झाड़ के चले जाएं। पहले तो आप ये देखें कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें आपने देख लिया था कि किस बेईमाना तरीके से केपी की फैसिलिटीज़ जो है, वहाँ की सरकारी वसाइल यूज़ करके इमरान खान साहब वहाँ जलसे करते रहे, वहाँ बैठे रहे कई दिन, जब लॉन्ग मार्च करना तो उससे पहले भी और लॉन्ग मार्च के बाद भी। लेकिन उससे बढ़ के हेलीकॉप्टर जो है, क्योंकि पहले अकेले यूज़ किया है तो उसके ऊपर 5-7 करोड़ का उनका केस नैब का बना हुआ है कि वो उनके ऊपर बनते हैं पति ज़्यादा, शादी से भी ज़्यादा पैसे। लेकिन अब होता क्या है कि केपी का चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर में बैठता है, वो पहले बनी गाला आता है, खान साहब को उठाता है, फिर टांग जलसे में ले जाता है, खान साहब को उठाता है DI खान जलसे में ले जाता है, खान साहब को उठाता है जी स्वाद जलसे में ले जाता है। अब वो ये है कि चूँकि अंदर बैठा होता है तो इसलिए सरकारी तौर पे जो है वो मिस यूज़ नहीं हो रहा होता। यानी खान साहब को ये पता है कि कान अगर मैं राइट साइड से नहीं पकड़ता, उल्टा पकड़ता हूँ तो शायद ये कान पकड़ नहीं होता। बाकी जो शहजाद साहब जिक्र कर रहे हैं जिस केस का, मेरा ख्याल है शहजाद वो एक सिंगल केस था। शुरू में यही लगा कि वैसे तहरीक इंसाफ ने एक केस किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन्हें कहा हुआ है कि हमारे इस्तीफे या तो सारे कबूल किए जाएं या नाव को ना किया जाए। उस पर शायद अभी तक कोई हेयरिंग नहीं हुई या हो शायद, लेकिन ये एक केस था। एक शहजाद मेरा ख्याल है, मुझे रेक्टिफाई कर दें, एक केस के अंदर उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। कुछ दिन हमने यही सोचा कि 9 को सस्पेंड किया। मेरा ख्याल है कि नहीं। मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं सारा, ये नियाजी साहब ठीक कह रहे हैं, वो एक शकूर साहब थे लियारी के एमएलए, वो लेकर गए थे दरख्वास्त, उन्होंने केस किया था और उनका जो रेजिग्नेशन था वो मुअत्तल किया था। लेकिन अगले दिन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये खबर आई थी कि जो बाकी एमएनएज हैं उनका रेजिग्नेशन वो भी मुअत्तल कर दिया है। लेकिन फिर अभी मैंने चेक किया, फिर एक और क्लैरिफिकेशन आई थी जिसमें उन्होंने फिर ये क्लैरिफाई किया था कि वो एक ही एमएनए है जो कि दरख्वास्त गुजार थे, उनका रेजिग्नेशन मुअत्तल किया है, बाकियों का जो है वो स्टैंड करेगा। और फिर उनकी डेट्स भी इलेक्शन कमीशन ने दे दी है बाय इलेक्शन के हवाले से। असल बात है कि इनका इस्तीफा तो कुछ कबूल हुआ है, इनके पास कुछ भी जवाब नहीं है कि वहाँ रहने का। कुछ ये कि मुझे स्टेट से खाली कराने जाएं तो ये कोर्ट से मेजर्स यूज़ करें, उनको रजिस्ट करें और फिर जाके स्टे ले आएँ, क्या फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट है वो ये है, और उसका फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान साहब ने दुनिया के लिए एक म्यार रखा हुआ है, अपने लिए एक अपना हिसाब किताब नहीं देना चाहते। चाहे 2014 में मुकदमा चले हुए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे जो फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। वो कहते नहीं, मेरा ट्रायल हो ही नहीं सकता। किसी जगह पे उन्होंने नैब ने उठाया तो उसको वीडियो दिखा दी, हेलीकॉप्टर केस में जो इलेक्शन कमीशन उठाया तो वो गालियाँ दे दी। कोई कोर्ट उठाए, कोई बंदा उनसे हिसाब लेता नहीं किसी बात का। तोशा खाना को बहुत सारी वजहों में से एक बड़ी अहम वजह है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। पूजा ही नहीं देते साहब, ये मामला तो सभी का सवाल हमने ये रखा। मैं तो उनको कहता हूँ जो रियासत मदीना के वाली हैं, औतार हैं, अगर जो भी दावत करता है उसको इसी तरीके से। ठीक है। अच्छा सुहेल बड़ाई साहब, एक तरफ तो पीटीआई हमें दर्स देती आई है ऑस्टेरिटी के, बचत के, सरकारी खजाने पर बोझ नहीं बनना, तो अब ये इस्तीफों पर बड़ा इसरार करने के बावजूद आप अपने जो है वहां पर स्वीट्स खाली करने पर राजी नहीं है, इसकी आपको क्या वजह समझ आती है? ये तो खुला तजाद है। जी खुला तजाद है, और पीटीआई ने पहले भी तनख्वाहें वसूल कर ली थी पिछली दफा भी, और पीटीआई ये ख्याल नहीं करती कि कितने बड़े बड़े ब्लंडर, वो कितने तजादात जो हैं उसको हल कर देती है। अभी उनकी पकड़ का मौका नहीं आया, जब उनकी पकड़ का मौका आएगा तो फिर ये जो अमली है और ये जो तजाद है उनके अमल में और फेल में, ये फिर पकड़ा जाएगा। अभी वक्त नहीं आया, लेकिन एक वक्त आता है पॉपुलिज्म के बाद रियलिज्म का। जब रियलिज्म आएगी तो फिर
इनका ये तजादात पकड़े जाएं। ठीक, सवाल हमने ये रखा था कि इस्तीफों पर इसरार करने के बावजूद इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट लॉजेस खाली करने को तैयार नहीं है। अब अखलाकियात का तकाजा तो यही है कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया है तो आप वो रिहाइश का उसको खाली भी कर दो। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।